जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सबको मेंटर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग है, यानी अकार्बनिक रसायन का भाग है पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट के तहत आप लोगों को क्लास 12 में 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग का अध्ययन करना है, जिसमें हम लोग आज के सेशन में 16वें वर्ग के तत्व का अध्ययन करेंगे। और इतने बेहतरीन तरीके से बच्चों कि थोड़ा भी आपको कठिनाई नहीं लगेगा। आप इसको नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे और इतने इजी वे में हम लोग सीखेंगे कि आप हंसते खेलते कब तक इसके सारे क्वेश्चन को जान लेंगे। बस एक बार सही तरीके से आप कंसंट्रेट होकर एक बार पूरे लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इसमें कवर है, बोर्ड के भी क्वेश्चन कवर है, और आप देखेंगे कि कितना आसान है अकार्बनिक रसायन का ये 16वां वर्ग के तत्व। तो चलते हैं हम लोग अकार्बनिक रसायन की ओर और 16वें वर्ग के तत्व। आपको पता है कि 16वें वर्ग के तत्व को एक विशेष नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको हम कैल्कोजन या चैल्कोजन भी कहते हैं। वर्ग के तत्व 16वें वर्ग के तत्व को हम कैल्कोजन या चैल्कोजन भी कहते हैं। चैल्कोजन कहीं कहीं पे लिखा होता है, लेकिन उसका सही उच्चारण कैल्कोजन है। अब इसको कैल्कोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओरेज फॉर्मिंग एलिमेंट, कैल्कोजन का अर्थ होता है ओरेज फॉर्मिंग एलिमेंट। ओरेज का अर्थ होता है अयस्क, यानी कि अयस्क बनाने में ये तत्व भाग लेते हैं। आप 16वें वर्ग के तत्व पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। आप लोगों को 11th या 10th क्लास में भी 16वें वर्ग के तत्व के लिए कोड दिया गया होगा, ओ स से टेपो, ओ स से टेपो। ये 16वें वर्ग के तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम। नाम भी हम लिख देते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम। इस 16वें वर्ग के तत्व को हम किस नाम से जानते हैं? तो कैल्कोजन। अब जिसका कैल्कोजन क्यों कहते हैं? कैल्कोजन का एक अर्थ होता है ओरेज फॉर्मिंग एलिमेंट। ओरेज फॉर्मिंग एलिमेंट। ओरेज का मतलब होता है अयस्क, यानी कि ये अयस्क बनाने वाले तत्व हैं। जैसे आप लोग तत्वों के निष्कर्षण में आप लोग पढ़े हैं कॉपर पाइराइड, और कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या है? CuFeS2। अब CuFeS2 को आप देखेंगे तो इसमें एक तत्व है सल्फर, और वो सल्फर 16वें वर्ग के तत्व है। जिंक ब्लेड, ZnS। अब इसमें सल्फाइड, जिंक सल्फाइड में ये जो सल्फर है 16वें वर्ग के तत्व है। इसी प्रकार से आप बक्साइट को देखेंगे तो उसमें भी ऑक्सीजन है, Al2O3 × 2H2O, तो उसमें ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको कैल्कोजन कहते हैं। अब 16वें वर्ग के तत्व में हम लोगों को कौन कौन से प्रारंभिक भाग देखना है? सबसे पहले जो ऑक्सीजन, ये जो 16वें वर्ग के तत्व हैं, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन से क्रिया करके 3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। एक बनाते हैं हाइड्राइड, अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो ऑक्साइड,
और हैलोजन यानी 17वें वर्ग से क्रिया करेंगे तो हैलाइड। तो पहले इन तीनों के प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, गुण को देखेंगे। फर्स्ट स्टेप पर हाइड्राइड को, दूसरे स्टेप पर ऑक्साइड को और तीसरे स्टेप पर हैलाइड को। यहाँ पर तो पहले क्लियर कर दिया गया कि अभी के इस सेशन में हम लोग इन तीनों का जो गुण है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर 1 हाइड्राइड। हाइड्राइड एकदम ध्यान से बाबू, एकदम इजी वे में आप लोग करते जाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग 15वें वर्ग भी देख चुके हैं और 15वें वर्ग में कैसे हाइड्राइड बन रहा था, उसी प्रकार से सब ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा। जो 16वें वर्ग के हाइड्राइड हैं वो EH2 या H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। E क्या है? तो E का मतलब हो गया 16वें वर्ग के तत्व। जैसे अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा तो तत्व बनता है, यौगिक बनता है H2O, जल का सूत्र है। यहाँ पे E के जगह पे ऑक्सीजन है। सल्फर से हुआ तो H2S, सेलेनियम से हुआ तो H2Se और टेल्यूरियम से हुआ तो H2Te और पोलेनियम से हुआ तो H2PO। अब इसके बंध को भी, जैसा कि आप लोग शुरू से ही सभी के हाइड्राइड में इसके बंध लंबाई को देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर आपको पता है कि परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। तत्व के परमाणु त्रिज्या बढ़ता है तो बंध लंबाई भी बढ़ेगा। और इस दृष्टिकोण से यदि हम करें इसके बंध लंबाई को, तो O और H के बीच बंध लंबाई इसमें थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है। सेलेनियम का इससे भी बड़ा हो जाएगा बंध लंबाई और टेल्यूरियम का बंध लंबाई इससे भी अधिक होगा। अब पोलेनियम का सबसे अधिक होगा। और एक तो कंसेप्ट आप सभी वर्ग में देख लिए, चाहे वो जब 15वां वर्ग पढ़ रहे थे, चाहे आगे 17वां वर्ग के अंतर्गत भी, बंध लंबाई ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। तो बंध लंबाई बढ़ता है तो जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ेगा वो बंध कमजोर होते जाएगा। अब बंध कमजोर जो होगा वो आसानी से टूटेगा। यानी कि इसमें सबसे कमजोर बंध कौन है? ये वाला। सबसे अधिक लंबाई है तो सबसे कमजोर हो गया। और सबसे मजबूत बंध कौन है? तो ये, क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण बंध लंबाई बढ़ता है। अब बंध लंबाई बढ़ता है तो वो बंध कमजोर होता है, जिस कारण से आसानी से टूटता है। अब ये बंध के मजबूती के आधार पर आपको 2 गुण पढ़ना है, जिसमें से पहला है हाइड्राइड का अम्लीय प्रबलता तथा अपचायक क्षमता। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि जो हाइड्राइड जितना ही आसानी से H+ का त्याग करेगा उसकी अम्लीय प्रबलता और अपचायक क्षमता बढ़ेगा। जितना ही आसानी से, तो जितना ही आसानी से यानी कि जो बंध कमजोर है वो आसानी से टूटेगा और H+ का त्याग करेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर यह बंध लंबाई बढ़ रहा है, ये कमजोर है और ये आसानी से टूटेगा और H+ का त्याग करेगा। तो सीधे ये कंसेप्ट लिखेंगे हम लोग कि EH बंध लंबाई बढ़ने के साथ साथ, चाहे पहले कंसेप्ट कि जो हाइड्राइड
जो हाइड्राइड जितना ही आसानी से H प्लस का त्याग करता है, H प्लस का त्याग करता है, वह उतना ही प्रबल अम्ल तथा प्रबल अपचायक क्षमता को दर्शाता है। प्रबल अपचायक क्षमता को दर्शाता है। अपचायक क्षमता को दर्शाता है। तो ये तो पता चल गया कॉन्सेप्ट कि H प्लस का त्याग होना चाहिए, लेकिन H प्लस त्याग कौन करेगा? बंध लंबाई जिसका अधिक होगा वो बंध कमजोर होगा, वो आसानी से टूटेगा और H प्लस का त्याग करेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः EH बंध लंबाई बढ़ने के साथ साथ, यानी E और H के बीच बंध लंबाई, EH बंध लंबाई बढ़ने के साथ साथ अम्लीय प्रबलता तथा अपचायक क्षमता बढ़ता है। अपचायक क्षमता बढ़ता है। अतः अम्लीय प्रबलता तथा अपचायक क्षमता का क्रम, अतः अम्लीय प्रबलता तथा अपचायक क्षमता का क्रम। तो सबसे प्रबल अपचायक कौन सा हो जाएगा बाबू? कि जिसका चाहे अम्लीय प्रबलता किसका अधिक हो जाएगा? जिसका बंध लंबाई अधिक होगा। तो बंध लंबाई किसमें अधिक है? H2PO, उसके बाद H2TE, उसके बाद H2SE, H2S और H2O। तो इस प्रकार से अम्लीय प्रबलता तथा अपचायक क्षमता को ध्यान रखना है। अब इसके दूसरे प्रॉपर्टीज है कि यहीं पर हाइड्रोजन के ही सल्फाइड पर कि H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस होता है। क्यों? तो H2O द्रव है जबकि H2S गैस, लेकिन हम इसको वियोजन एंथैल्पी यदि पढ़ लेते हैं तब उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं इस रूप में स्क्रीनशॉट लेकर, नहीं तो आपके ग्रुप में भी इसका PDF भेज देंगे इसी रूप में इमेज लेकर। आप पहले ध्यान से इसको समझें। देखें, दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज देखना है हम लोगों को, वियोजन
वियोजन एंथैल्पी तथा तापीय अस्थायित्व। तापीय अस्थायित्व। अब जो यहाँ पे बंध है इसी आधार पे देखना है। वियोजन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि अगर दो परमाणु है आपस में बंध द्वारा जुड़ा हुआ है तो ये बंध तोड़ने में जो ऊर्जा खर्च होता है उसको हम कहते हैं वियोजन एंथैल्पी। तो कहने का मतलब है कि जो बंध ज़्यादा मजबूत होगा उसका वियोजन एंथैल्पी उतना ही अधिक होगा, और जो बंध कमज़ोर होगा तो वो आसानी से टूट जाएगा। थोड़ा भी ऊर्जा लगाए तो टूट गया, तो उसका वियोजन एंथैल्पी कम होगा। तो बंध लंबाई अगर बढ़ेगा तो बंध कमज़ोर हो रहा है, वो आसानी से टूटेगा और वियोजन एंथैल्पी का मान कम हो जाएगा। और जो बंध छोटा है वो मजबूत है, उसको तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगा, और ज़्यादा ऊर्जा खर्च होने का मतलब उसका वियोजन एंथैल्पी अधिक होगा। तो छोटा बंध H2O में है तो इसका वियोजन एंथैल्पी अधिक है, और यहाँ पे बंध लंबाई अधिक है, बंध कमज़ोर है, थोड़ा सा ऊर्जा लगाए टूट गया, तो इसका वियोजन एंथैल्पी कम है। अब दूसरा इसी में पॉइंट है तापीय अस्थायित्व, यानी कि गर्म कर रहे हैं तो उस ताप से भी जल्दी वो टूट नहीं रहा है, अस्थाई है। तो जिसका वियोजन एंथैल्पी अधिक होगा उसका तापीय अस्थायित्व भी अधिक होगा, क्योंकि अगर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो बंध जल्दी टूट नहीं रहा है। तो चाहे वियोजन एंथैल्पी कहा जाए और चाहे तापीय अस्थायित्व कहा जाए, जो बंध मजबूत होगा उसका दोनों ये वियोजन एंथैल्पी और तापीय अस्थायित्व अधिक होगा, और जो कमज़ोर होगा उसका दोनों कम होगा। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा कि EH बंध लंबाई बढ़ने के साथ साथ, EH बंध लंबाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ वियोजन एंथैल्पी तथा तापीय अस्थायित्व का मान घटता है। तापीय अस्थायित्व का मान घटता है। अब क्यों घटा, इसको हम उसी पर बात किए थे कि बंध लंबाई बढ़ेगा तो बंध कमज़ोर है, थोड़ा सा ऊर्जा लगाए वो टूट गया। तो अतः वियोजन एंथैल्पी तथा तापीय अस्थायित्व का क्रम सबसे छोटा बंध किस में है, H2O में है, तो इसका बंध एंथैल्पी अधिक होगा। इसके बाद है H2S, फिर H2SE, उसके बाद H2TE, और सबसे कम होगा H2PO का। ये दोनों इस प्रकार से हैं। अब यहीं से तापीय अस्थायित्व तो इसी रूप में जान लें कि यहाँ पर H2O जो है ये द्रव है, जबकि H2S गैस है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अब देखिए, द्रव है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ये गैस में बदलता है, जबकि ये ऑलरेडी गैस है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस, तो बंध लंबाई से थोड़ा बहुत अंतर आना चाहिए, इतना ज़्यादा अंतर नहीं कि ये द्रव हो गया ये गैस हो गया। तो इसका दूसरा रीज़न हो जाता है द्रव और गैस का।
आपको क्लास में भी चाहे पहले भी जानते हैं, जब अमोनिया में बता रहा था कि हाइड्रोजन बंध का एक कंसेप्ट आता है। हाइड्रोजन बंध किसके किसके बीच बनता है? तो हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई भी रहेगा तो ये हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो आप देखिए, फ्लोरीन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बंध बनाने वाला एक यौगिक हो जाता है HF। ऑक्सीजन के लिए देखा जाए तो हाइड्रोजन बंध बनाने वाला हो जाता है H2O। और नाइट्रोजन के लिए रूप में देखा जाए तो जो अमोनिया है NH3। ये तीन ऐसे यौगिक हैं कि ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और हाइड्रोजन बंध अणुओं के बीच लगने वाला एक प्रबल आकर्षण बल है, जो कि इतना आकर्षण बल कि वो बंध अणु को अलग ही नहीं होने देता है। इसलिए H2O जो है द्रव है, जबकि H2S गैस है। तो इस क्वेश्चन को भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेंगे कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस। क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन बंध बनता है जबकि H2S की अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, इसलिए H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। अब बच्चों आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि H2O में काहे हाइड्रोजन बंध बना, काहे नहीं H2S में बना? क्योंकि H2O में जो ऑक्सीजन है उसकी वैद्युत ऋणात्मकता सल्फर के तुलना में अधिक है, और जब वैद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाता है तब वो एक आकर्षण बल दर्शाता है। वैद्युत ऋणात्मकता किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को ही वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि सल्फर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो ये था हाइड्राइड के गुण, जिसमें अम्लीय प्रबलता और अपचायक क्षमता आया, और एक आया वियोजन, एंथैल्पी तथा तापीय अस्थायित्व, और ये क्वेश्चन। अब हम लोग अध्ययन करेंगे हाइड्राइड के बाद ऑक्साइड। दूसरा यौगिक हम लोग को देखना है ऑक्साइड। ऑक्साइड तो 16वें वर्ग के जो तत्व हैं, हाँ, इसके पहले अगर आप यहाँ से नोट्स बनाना चाहते हैं या नोट्स बना रहे हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट। फिर इस वाले क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग ऑक्साइड को देख लेते हैं। जो 16वें वर्ग के तत्व हैं, ये ऑक्साइड जो बनाते हैं सामान्यतः EO2 प्रकार के बनाते हैं, EO2। लेकिन इसमें जो पहला तत्व ऑक्सीजन है, यदि हम E के जगह पे O रखें
और उसके बाद हम O2 रखें तो एक नया यौगिक बन जाता है O3, जिसको हम ओजोन कहते हैं। तो ओजोन का गुण अलग होता है, इसको हम लोग अभी साइड में रखते हैं। लेकिन इसके अलावा जो तत्व है इसमें, सल्फर के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा तो SO2, फिर SeO2, TeO2 और पोलेनियम ऑक्साइड POO2। अब इसमें भी उसी प्रकार से हम लोग बंध देखेंगे। जैसे SO2 में देखा जाए तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच बंध थोड़ा सा छोटा रहेगा, जबकि SeO2 में थोड़ा सा बड़ा रहेगा, TeO2 में थोड़ा सा और ज़्यादा होगा और पोलेनियम में सबसे बड़ा होगा। अब इसके ऑक्साइड के अंतर्गत हम लोग को दो गुण को अध्ययन करना है। एक तो करना है आक्सीकारक क्षमता और दूसरा अपचायक क्षमता। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। आक्सीकारक किसको कहते हैं? तो जो दूसरे को आक्सीकृत करता है और स्वयं अपचयित हो जाए, यानी अपचयन को देखना है। और अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का त्याग होता है। तो अब यहाँ पे देखना है कि जो जितना ही आसानी से ऑक्सीजन का त्याग करेगा वो उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा। आक्सीकारक तो आक्सीकारक क्या करता है? वो स्वयं दूसरे को तो आक्सीकृत कर रहा है लेकिन स्वयं अपचयित हो रहा है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन त्याग करने की बात किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन का त्याग कौन आसानी से करेगा? ये वाला, क्योंकि बंध लंबाई अधिक है, ये आसानी से टूटेगा और ऑक्सीजन का त्याग करेगा। और अपचायक क्षमता क्या हो जाएगा? तो आक्सीकारक क्षमता के उल्टा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका गुण देखेंगे, आक्सीकारक क्षमता। आक्सीकारक क्षमता जो ऑक्साइड जितना ही आसानी से ऑक्सीजन का त्याग करता है, ऑक्सीजन का त्याग करता है, त्याग करता है, वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। आक्सीकारक होता है। अतः EO के बीच बंध लंबाई बढ़ने के साथ साथ आक्सीकारक क्षमता बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बाबू? क्योंकि अगर लंबाई बढ़ेगा तो बंध कमजोर होगा, यहाँ से बंध टूटेगा और ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा। अतः आक्सीकारक क्षमता का क्रम, आक्सीकारक क्षमता का क्रम। अब आक्सीकारक क्षमता का क्रम क्या हो जाएगा?
नीचे वाला सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा यानी POO2, उसके ऊपर है TeO2, उसके ऊपर है SeO2, फिर उसके बाद SO2। ओजोन को अभी अलग रख रहे हैं क्योंकि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसके अलग वो गुण दर्शाएगा इस कंसेप्ट से। अब वो नवजात ऑक्सीजन का त्याग ऑलरेडी कर देता है क्योंकि वो अस्थायी है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकारक क्षमता है। अब इसी के उल्टा होता है अपचायक क्षमता। इसका दूसरा प्रॉपर्टीज है अपचायक क्षमता। तो अपचायक क्षमता का कंसेप्ट जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। आप इतना भी लिख दें कि क्योंकि ऑक्सीकरण के उल्टा अपचयन है, ऑक्सीकारक के उल्टा अपचायक है, तो आप केवल इतना ध्यान रखिएगा कि अपचायक क्षमता सामान्यतः ऑक्सीकारक क्षमता के विपरीत होता है। अतः अपचायक क्षमता का क्रम का क्रम। अब उसके उल्टा कर देना है। जैसे ये यहाँ पे SO2 सबसे कम है ऑक्सीकारक में, तो अपचायक क्षमता में SO2 सबसे अधिक हो जाएगा, फिर SeO2, फिर TeO2, फिर POO2। तो ये दोनों हो गए ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता ऑक्साइड के। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक का ये तो आप लोग किए हुए हैं ऑक्साइड का, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर ये पूरा ऑक्सीकारक क्षमता का यहाँ तक का, फिर यहाँ से इस भाग का अपचायक क्षमता तक का। तो बच्चों हम लोग अभी ऑक्साइड तक का देख लिए। अब एक तीसरा इसका भाग है हैलाइड। हैलाइड 16वें वर्ग के जो तत्व हैं, ये जो हाइलाइड बनाते हैं, ये या तो EX6 प्रकार के बनाते हैं या तो EX4 प्रकार के बनाते हैं, और ख़ास करके इसमें सल्फर ही ऐसा करता है। तो सल्फर के ही रूप में इसके क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ पर X जो है हैलोजन तत्व है, जहाँ X जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो जब इसके क्रम में देखें तो सल्फर के जैसे SF6 पाया गया और इसका SF4 भी पाया जाता है। हम फ्लोरीन को देखें, लेकिन अगर क्लोरीन में बात आता है तो अगर हम लिखें SCl6 तो ये SCl6 नहीं पाया जाता है। SCl4 पाया जाता है लेकिन SCl6 नहीं पाया जाता है। और यहीं पर यह क्वेश्चन पूछ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में कि SF6 पाया जाता है जबकि SCl6 नहीं पाया जाता है। बोर्ड का क्वेश्चन है, तो पहले हम क्वेश्चन ही लिखते हैं बोर्ड मॉडल कि SF6 पाया जाता है जबकि
HCl6 नहीं, क्यों? अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, ध्यान दें। ये त्रिविमीय संरचना के अनुसार हो पाता है। अगर सल्फर का आकार दोनों में फिक्स है, अगर हम इतना बड़ा हम सल्फर मान रहे हैं, तो अंतर सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन में हो रहा है। अब फ्लोरीन के साथ में क्या है कि फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s2 2s2 2p5 है। इसमें 2 ही कक्ष है और फ्लोरीन का आकार अत्यंत छोटा होता है, जबकि क्लोरीन में 3 कक्ष होते हैं। अगर 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो जाता है। यहाँ पर देखिए तीसरा कक्ष हो गया, तो क्लोरीन का आकार बड़ा होता है। अब बड़ा होने के कारण अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन को रखें तो फ्लोरीन का आकार अत्यंत छोटा है। इसके साथ में ये त्रिविमीय रूप में थोड़ा सा दूरी बनाते हुए 6 फ्लोरीन के परमाणु उपस्थित। दूरी भी रखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ज़्यादा पास होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन ही आपस में प्रतिकर्षित करने लगेंगे। 4 5 फ्लोरीन और ये 6 फ्लोरीन आकार के अनुसार ये व्यवस्थित हो गए। लेकिन जब क्लोरीन की बारी आती है, अगर हम इसी को क्लोरीन के रूप में अगर रखें, अगर ये सल्फर है, इसके चारों तरफ क्लोरीन को रखा जाए, ये क्लोरीन हुआ, तो इसका आकार बड़ा है और ये ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर 6 क्लोरीन नहीं हो पाता है, मैक्सिमम 4 ही रह पाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि फ्लोरीन का आकार अत्यंत छोटा होने के कारण यह सल्फर के साथ त्रिविमीय संरचना के रूप में व्यवस्थित हो पाता है, जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होने के कारण यह सल्फर के साथ त्रिविमीय संरचना के रूप में व्यवस्थित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये बनाते हुए, क्योंकि फ्लोरीन का आकार अत्यंत छोटा होने के कारण यह सल्फर के साथ त्रिविमीय संरचना के रूप में व्यवस्थित हो पाता है, जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होने के कारण यह HCl6 के रूप में व्यवस्थित नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो बच्चों, हाइलाइट के अंतर्गत ये एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा गया है
इसको आपको तैयार रखना है। ये संरचना ही बता रहा है, इसका आकार छोटा है तो इसके साथ में 6 फ्लोरीन व्यवस्थित हो गया, जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा है तो इसके साथ 6 क्लोरीन व्यवस्थित नहीं हो पाता है। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये पार्ट का, फिर इस क्वेश्चन का इस भाग तक, फिर ये वाला भाग, ये उसी का है, थोड़ा सा ये केवल लैंग्वेज के रूप में जो लिखा गया है ये वाला। तो अभी के इस लेक्चर में आप लोग देखें हाइड्राइड, ऑक्साइड और हैलाइड। इसके बाद से हम लोग को देखना है 16वें वर्ग के कौन कौन से यौगिक हैं। तो पहले आप लोग यहाँ तक कंप्लीट रखिएगा, इसके आगे के लेक्चर में हम लोग इसके यौगिक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो यौगिक है उसमें यौगिक में हम लोग देखेंगे डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन और डाई ऑक्सीजन यानी कि O2। और इस यौगिक का जो भी यौगिक हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें सबसे पहले निर्माण, उसके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं। तो डाई ऑक्सीजन में का हम निर्माण कैसे करते हैं इसके हम लोग पहले विधि देखें। डाई ऑक्सीजन यानी O2 को बनाने के तो ऐसे कई विधि हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोचक भी तथ्य हैं जो आपके NCERT के पॉइंट में दिया हुआ है और वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ देता है। जैसे पहला जो निर्माण का प्रोसेस है वो पोटेशियम क्लोरेट से, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 से। ये बड़ा ही रोचक एक यौगिक है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। ये माचिस का जो ऊपर का तिल्ली रहता है जिसमें लाल फास्फोरस भी रहता है, साथ में ये KClO3 भी रहता है। और इसको जब माचिस का जो घर्षण जिस करते हैं तो जैसे ही वो जलता है ना तो जो आवाज़ आता है वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और वो ऑक्सीजन ही निकलने के कारण वहाँ से आवाज़ आता है। जो पटाखे बनते हैं उसमें भी KClO3 का उपयोग होता है। तो KClO3 की अभिक्रिया जब हम गर्म करते हैं इसको ये अपघटित होता है। जैसे माचिस को ऐसे आप जलाते हैं तो पहले आवाज़ आता है, थोड़ा सा जो आवाज़ आता है ना वो ऑक्सीजन निकलने के कारण होता है, क्योंकि KClO3 जो है जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होता है तो ये अपघटित होता है किस में, KCl प्लस O2 में। इसको माचिस के तिल्ली जो ऊपर लगा होता है उसमें फास्फोरस और KClO3 का मिश्रण ही रहता है। अब ये अपघटित हुआ ना तो जैसे ही ऑक्सीजन निकलता है वो आवाज़ करता है। इसीलिए छोटे बच्चे आप देखे हुए कई वो माचिस के तिल्ली के ऊपर का वो जो भाग निकाल कर वो पटाखे बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा तो थोड़ा सा आवाज़ करता है। अब इसको संतुलित यदि करना है तो वहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें आप 3 से गुणा कर दिए और इसमें आप 2 से गुणा जब किए तो 3 दूना 6, और इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो 2 KCl हो गया, ऑक्सीजन 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6। दूसरा जो है इसका विधि धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड से। धातु ऑक्साइड जैसे अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अपघटित करते हैं, HgO को अपघटित ये जब होता है गर्म करने पर तो ये Hg प्लस O2 में टूटता है।
अब इसको संतुलित करने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकला। सबसे ज़रूरी है ये पोटेशियम क्लोरेट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी मैं बताया पटाखे बनाने में भी इसका उपयोग होता है। माचिस के तिल्ली में ये रहता है, जो आप माचिस जलाते हैं वो जलता है ना, तो थोड़ा सा आवाज़ इससे ऑक्सीजन के निकलने के कारण होता है। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। तीसरा एक प्रोसेस हो जाता है कि जब हम जल का वैद्युत अपघटन कराते हैं, H2O का वैद्युत अपघटन कराते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो जैसे वैद्युत अपघटन तो सेल में होता है। वैद्युत अपघटन इस सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हो गया एनोड और एक हो गया कैथोड। तो इस कैथोड पर जब H2 अपघटित होगा तो इस पर H2 गैस मुक्त होता है, H2 गैस, और इस एनोड पर O2 गैस मुक्त होता है। यानी कि H2O का यदि वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर O2 गैस मुक्त होगा और H2 किस पर होगा, कैथोड पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी एक जल के वैद्युत अपघटन से हुआ। अब क्यों होता है, क्या चीज़ें हैं, वो वैद्युत रसायन चैप्टर का है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि एनोड पर O2 और कैथोड पर H2। चौथा एक और प्रोसेस है, 4 इसके प्रोसेस, जैसे डाई नाइट्रोजन N2 को हम कैसे प्राप्त किए थे, वायुमंडलीय गैस के प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन में डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बस ध्यान रखना कि आसवन विधि से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। O2 को वायुमंडलीय गैस के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी बनाते हैं। औद्योगिक स्तर पे यही काम आता है प्रभाजी आसवन। अब प्रभाजी आसवन तत्वों के निष्कर्षण में डिस्टिलेशन के जैसा प्रोसेस है कि जब कई गैस आपस में मिश्रित हुए हैं तो सबका जो बॉइलिंग चाहे जमने का प्रोसेस, गलनांक, क्वथनांक सबका अलग अलग है। अलग अलग ताप पर उसे उबालते हैं, तो जो ऑक्सीजन का तापमान निश्चित है उस पर हमें अलग से ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, CO2 अलग हो जाता है, नाइट्रोजन अलग हो जाता है। तो उस क्रिया को हम कहते हैं प्रभाजी आसवन। तो आपको बस नाम याद रखना है कि O2 को प्राप्त करना हो चाहे N2 को प्राप्त करना हो औद्योगिक स्तर पर, तो हम कौन सा उपयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन। आइए मैं बार बार कहूँगा कि आप पोटेशियम क्लोरेट को जरूर ध्यान रखें। पोटेशियम क्लोरेट का माचिस में और पटाखों में भी उपयोग किया जाता है। उसके अलावा धातु के ऑक्साइड, H2O का वैद्युत अपघटन और O2 का वायुमंडलीय गैस के प्रभाजी आसवन से। अब इसके भौतिक गुण जो है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। भौतिक गुण